चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा लास्ट 2 यूनिट हुई है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, पहली यूनिट में हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू दिया। दूसरी क्लास में हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो की ऑपरेटर थे या की इंस्ट्रूमेंट थे उनके बारे में थोड़ा बात करी। आज हम जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो मनी मार्केट है, उन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी मनी मार्केट में कौन कौन से आइटम डील होते हैं, मनी मार्केट में कौन कौन से आइटम डील होते हैं उस पर बात करेंगे। और ये जो क्लास है, इस क्लास में जेआईबी की बुक और सीआईबी की बुक को मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं किसी बुक में अच्छा लिखा होता है तो उससे एक्सप्लेनेशन आसान हो जाती है। ठीक है। बाकी जो आज मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो फिर आगे भी बात करेंगे। ये आपका, अगर जेआईबी की बुक की बात करें तो आप यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है रोल ऑफ मनी मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट और फेमा। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। देखिए, जब हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 4 टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट में जस्ट फॉर रिवीजन, पहला तो था आपका मनी मार्केट, और मनी मार्केट स्पेशली यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा हमारा था डेट मार्केट, और थर्ड था कैपिटल, और फोर्थ हमारा फॉरेक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो ये फिक्स्ड इनकम मार्केट लिखा हुआ है, ये फिक्स इनकम मार्केट इज द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट डेट मार्केट। और जो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट लिखा हुआ है, द फॉरेक्स मार्केट इज अबाउट दिस फॉरेक्स मार्केट। अब यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट आपका, ये कैपिटल मार्केट आपका अलग से चैप्टर में है। तो इस यूनिट में यहाँ पर मनी मार्केट, फिक्स इनकम और फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात की गई है। ठीक है। अगर मैं सीआईबी की बात करता हूँ, अगर हम सीआईबी के इस चैप्टर को लेते हैं तो सीआईबी से भी कोरिलेट करके दिखाते हैं आपको। मैंने आप लोगों के माइक जो है म्यूट कर दिए हैं। तो यूनिट नंबर 17 है बीएफएम में, बीएफएम में यूनिट नंबर 17 है। अच्छा, यूनिट के बारे में ही कहना है, कई बार बुक जब बदल जाती हैं तो यूनिट का नंबर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अभी तो बुक वही है, 17 यूनिट है ट्रेजरी प्रोडक्ट की, और ये जो है आपके बीएफएम के सी मॉड्यूल का दूसरा यूनिट है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए वही है, क्या क्या चीजें, एक तो है आपका, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये टॉपिक कैसे कोरिलेट करता है। कोरिलेट करने में पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनी मार्केट प्रोडक्ट। तो जब मनी मार्केट प्रोडक्ट की बात करी तो सेम वो जो जेआईबी में मनी मार्केट है वही मनी मार्केट यहाँ पर मनी मार्केट प्रोडक्ट के नाम से है। ठीक है। सेकेंड चीज, वहां पर बात करी थी हमने फॉरेक्स की, यहाँ पर भी फॉरेक्स है। और थर्ड चीज यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट। तो सिक्योरिटीज मार्केट में आपके जो एक तरह से डेट मार्केट है उसके प्रोडक्ट हैं। तो ये दोनों यूनिट कोरिलेट करती हैं, इसलिए हमने इसको जॉइंट लिया हुआ है। ठीक है। बहुत से लोग जेआईबी जिन्होंने कर चुके हैं, हो सकता है कि उन्होंने जेआईबी तो कर लिया लेकिन इसमें कुछ ना कुछ उनके लिए नया मिल सकता है। ठीक, मतलब जहाँ पे थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वहाँ कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए इसको हम लोग दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो पहले जेआईबी की बुक को हम लोग रेफर करते हैं। ठीक है। मनी मार्केट, मनी मार्केट में जैसे वहाँ डिसाइड किया हुआ था कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट आप कहें कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। अब देखिए, ये जो तीन हैं, इन तीनों में केवल डे का है। कॉल मनी जो होती है ओवरनाइट, यानी अगर किसी बैंक को अचानक रिक्वायरमेंट है कि मेरे को आज 500 करोड़ चाहिए,
तो मनी मार्केट में से वो 500 करोड़ बोरो कर सकता है और उसे नेक्स्ट डे उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसी के हिसाब से इसको ओवरनाइट बोलते हैं। फिर आता है नोटिस मनी, 2 से लेके 14 डेज तक। सेकेंड डे से 14 डेज तक अगर लेना है, फोर्टनाइट तक, तो उस कंडीशन में उसे नोटिस मनी, और उससे लॉन्गर लेना है 1 ईयर, तो उसका नाम फिर टर्म मनी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉल मनी मार्केट को एक्सप्लेन किया हुआ पूरा, उसको देख लेते हैं पूरा पूरा, और उसके बाद हम ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, रेपो और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉल मनी की बात करते हैं। तो जब हम कॉल मनी की बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ फंड्स विद मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। तो बेसिकली ये तीनों पार्ट हैं इसमें, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तीनों जो मनी है, मनी का मतलब वहां से बोरो करना। ठीक है, देखिए यहां पर भी एक्सप्लेन किया हुआ, देखिए पीरियड ऑफ 1 डे विच इज नोन एज कॉल मनी, बिटवीन 2 to 14 days is known as notice money, और बियॉन्ड एक्सीडिंग 14 days to 1 ईयर इसको हमने टर्म मनी का नाम यहाँ पर दिया। अब बात आती है पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। ये मार्केट में किस किस को अलाउ किया गया है, कौन कौन लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बात हो रही हमारी कॉल मनी मार्केट की। कॉल मनी मार्केट की, और कॉल मनी का मतलब कॉल, नोटिस और टर्म तीनों। ठीक है, मार्केट इज गवर्न बाई आरबीआई। तो पहला क्वेश्चन यह है कि आरबीआई इस मार्केट को गवर्न करता है। ठीक है, और सारी गाइडलाइंस यही देता है। अब द एंटिटीज परमिटेड टू पार्टिसिपेट बोथ लेंडर एंड बोरो। अब लेंडर और बोरो मतलब जो मार्केट है यहाँ पर, उस मार्केट में तो बात आ रही है कि लेंडर और बोरोवर का क्या रोल है। देखो मनी मार्केट में कोई भी मार्केट होता है, वहां पे एक लेने वाला और एक देने वाला होता है। ठीक है, अगर हम फूड मार्केट की बात करें तो वहां पे आप पैसे देके फूड लेते हैं। यहाँ पर ये जो मार्केट है, मैंने बताया था आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस बोथ साइड में जो ट्रांजेक्शन होता है, बोथ साइड में ट्रांजेक्शन इसका मनी का या मनी के किसी फॉर्म का होता है। इसमें गुड्स कमोडिटी की बात नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे लैंडर यानी लेने, लैंडर माने जो उधार देता है, लैंडर माने टू गिव, टू बोरो, टू गिव मनी, गिव मनी, और बोरो वगैरह टू टेक मनी। जिसके पास सरप्लस होता, मान लिया बैंक के पास 10,000 करोड़ रुपीज फॉर 3 डेज के लिए एक्स्ट्रा है, 3 डे बाद इसको रिक्वायरमेंट है, तो अगर बैंक इस 10,000 रुपीज को अपने पास रखेगा तो उसके किसी काम नहीं आ सकते। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो मनी मार्केट जाएगा, और क्योंकि 3 डे है तो वो उसको देना चाहेगा किसमें, नोटिस मनी के फॉर्म में। किसमें, नोटिस मनी के फॉर्म में वो देना चाहेगा। ठीक है, अब ये जो टू टेक मनी जा रहा है, इसको 1 दिन के लिए जरूरत है, या 2 दिन के लिए, या 15 दिन के लिए, या 20 दिन के लिए, तो जितने डेज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा। ठीक है, और ये जो प्लेयर्स हैं जिनको वहां पे परमिट है, वो कौन लोग हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो सब मनी मार्केट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूडिंग आरआरबी लिखा हुआ है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी डीलर। तो ये लोग इसके पार्टिसिपेंट हैं, ये लोग अपना मनी सरप्लस लेके जाते हैं या डिफिसिट होने की कंडीशन में मनी को लेकर के आते हैं। और ये जो बोरोविंग लिमिट का पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये जो बोरोविंग लिमिट का पैराग्राफ है कि किसको कितना बोरो करने की परमिशन है, और ये फैक्चुअल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग सीआईबी का बुक का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें बढ़िया तरह से समझा रखा है। तो चलो वो बुक खोल लेते हैं हम लोग। ये पैराग्राफ है पूरा। इस पैराग्राफ में अगर मैं कंपेयर करूं तो बेसिकली ये थ्योरी जेआईबी की बुक में एक पैराग्राफ के फॉर्म में थी, सीआईबी के बुक में एक टेबुलर फॉर्म में है, जिससे आपको समझाने में और समझने में इजी रहेगा। ठीक है, क्या चीज है,
पहली बात तो प्लेयर की बात करी, तो प्लेयर जैसा उसमें बताया था, प्लेयर हमारे 3 प्लेयर हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है हमारे, और हमारे इसके अलावा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और प्राइमरी डीलर्स हैं। तो इनकी बोरोविंग और लैंडिंग की लिमिट्स यहाँ एक्सप्लेन करी गई है। तो बोरोविंग एंड लैंडिंग की, अब बोरोविंग देखो, कोई भी बंदा बोरो करने के लिए उसकी अपनी जो हैसियत है उसी के अकॉर्डिंग हम बोरो करते हैं। जैसे आप लोग जब किसी को लोन देते हैं तो उसकी आप इनकम और उसकी जो हैसियत होती है उसके अकॉर्डिंग लोन देते हैं। तो ऐसे ही मनी मार्केट में जो प्लेयर होते हैं उनके लिए कॉल और नोटिस मनी की जो बोरोविंग पावर है वो दी हुई है। ऑन ए डेली ऑन ए डेली एवरेज बेसिस इन ए रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। अब देखो ये रिपोर्टिंग फोर्टनाइट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग फोर्टनाइट बेसिकली, मैंने जब आपको सीआरआर बताया था तब भी बताया था कि जो 15 के आसपास का फ्राइडे होता है, यानी 15 से पहले वाला, तो उसको हम एक रिपोर्टिंग, और एक 31 के आसपास वाला दूसरा। अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज जो है एक मंथ में 4 फ्राइडे होते हैं। तो जो 15 के आसपास है वो भी रिपोर्टिंग फ्राइडे है, जो 31st के आसपास है वो भी रिपोर्टिंग फ्राइडे है, और जो अदर फ्राइडे होते हैं उनको नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे कहते हैं, यानी इसमें कोई भी रिपोर्ट आरबीआई को इस तरह की नहीं जाती है। तो रिपोर्टिंग फ्राइडे समझ गए, फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग फ्राइडे आते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो उसने बोला कि ऑन ए daily average basis in a reporting fortnight borrowing outstanding should not exceed 100% of capital fund। यानी जो उस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का टीयर 1 और टीयर 2 है उसका 100% तक वो डेली एवरेज में ले सकता है। हाउएवर बैंक आर अलाउड टू बोरो ए मैक्सिमम 125% ऑफ द देयर ऑन एनी डे ड्यूरिंग फोर्टनाइट। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है 100%, तो एवरेज अगर निकालेंगे, सपोज कीजिए उसने 5 डे के लिए लिया, फिर उसने 3 डे के लिए लिया, फिर उसने 10 डे के लिए लिया, तो इनका आप एवरेज निकालेंगे वो कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो 5 डे बाद गया, उसने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो आप उसको सिंगल अटेम्प्ट में 125% दे सकते हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम आया तो उसे आपने 60% दे दिया, उससे नेक्स्ट टाइम आया आपने 20% दे दिया। तो जो एवरेज है वो एवरेज 100 होना चाहिए, लेकिन सिंगल इंस्टांस में कभी भी 125% से ज्यादा अपनी कैपिटल फंड से ज्यादा बोरो नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं लैंडिंग की। अब लैंडिंग में क्या है, ऑन ए डेली एवरेज बेसिस पे तो उसको बोला हुआ नॉट एक्सीडिंग 25%, और सिंगल इंस्टांस में बोला हुआ 50%। सिंगल इंस्टांस में 50%। इसको और थोड़ा समझा देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा आप। देखो जो बोरोविंग है और लैंडिंग है, ये जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो जो उनकी कैपिटल है टीयर 1 प्लस टीयर 2 का, अगर हम डेली एवरेज की बात करें तो 100% ये डेली एवरेज है, और एनी टाइम पे बात करें तो 125% है, ठीक है, वन डे, एक सिंगल डे में। और अगर हम लैंडिंग की बात करते हैं तो ये है 25% डेली एवरेज में, और सिंगल वन डे में बात करें किसी पर्टिकुलर वन डे में तो 50%। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग एग्री करिए, और नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सर उसमें जो मनी मार्केट है ना सर, उसमें आरआरबी भी इंक्लूड हो गई सर इसमें। अच्छा, मनी मार्केट में आरआरबी इंक्लूड हो गई है, सर तो वो ये चार आप लोग चार अपडेट कर लीजिएगा। 4 दिसंबर 2020 का सर्कुलर है सर आरबीआई का। अच्छा, 20 में हो गई, 4 दिसंबर 2020 में। तो ये आप सर लोग अपडेट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर भी करेक्शन कर लेते हैं। सर एक बार वापस से अगर आप बता देते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूर बताएंगे।
लेकिन सर इस चैप्टर से पिछले इस बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इतना तो इस अच्छा बार आ चैप्टर है नहीं, इस इतना अच्छा बार चैप्टर था, मैं पढ़ के गया था कि इसमें से कुछ तो मिलेगा। नहीं, ये देखो आपका चैलेंज मैं पता कब एक्सेप्ट करूंगा, आप मुझे हाँ आईआईबीएफ का पेपर दोगे तब। ठीक है सर। मतलब वो पता नहीं कैसे लिंक रहा होगा वो क्वेश्चन यहाँ पे, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, कई बार होता ना, जो अभी आप बात करते हैं आरआरबी वाली, देखिए यहाँ पर कॉल मनी में लिखा हुआ है ओनली बैंक्स, प्राइमरी डीलर, कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन एलडीबी कैन पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी का एक्सक्लूजन नहीं दिया हुआ है, यानी सीआईबी की बुक में ये ठीक दिया हुआ है। तो आरआरबी जो है, इंक्लूड हो गया है सर। आरआरबी को अब क्या कर दिया गया है, अलाउड कर दिया गया। कब किस डेट का सर्कुलर है एक साथ सर बता ये रहे थे बोल ना? रहे हैं 4 दिसंबर 20 का बता रहे हैं। 4 ठीक। ठीक है, चलो हमें हमारे एग्जाम में डेट नहीं पूछेगा सर्कुलर की, हाँ। नहीं देखना है सर, देखना है। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो आरआरबी अलाउड है, ये चीज आप जेआईबी वाले नोट कर लीजिए, ठीक है। और बात आई इसको दोबारा समझाने की, मैं बता देता हूं आपको फिर दोबारा से। देखिए आप इस पैराग्राफ से ज्यादा ये जो नीचे लिखा हुआ इस पे जरा गौर करिए, क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा होता है, लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना होता है। यहां मैंने वो किया, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से शायद जाओ जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। कोई बैंक है, उसकी टीयर 1 प्लस टीयर 2, टीयर 1 प्लस टीयर 2 उसकी है 200 करोड़। तो अगर हम इसमें देखें बोरोविंग की, तो उसको बोरोविंग 1 टाइम में लेने जाएगा तो उसको हो सकती है 250 करोड़ तक मिला हो सकती है। लेकिन एवरेज कभी उसने 5 करोड़ ली, कभी उसने 200 करोड़ ली, कभी उसने 50 करोड़ ली, कभी उसने 250 करोड़ ली। अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज कभी भी 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही लैंडिंग की बात आई, ठीक है, एक तो बोरोविंग है, एक लैंडिंग। यानी अगर उसके पास सरप्लस मनी है तो अपनी उस जो अपना नेट ओन फंड है, कैपिटल है, कैपिटल का, यहां देखिए जो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड का 25% तक, अगर यहाँ पे 200 करोड़ कैपिटल है तो उसका 25% हुआ 50 करोड़। तो 50 करोड़ तो एवरेज, और सिंगल इंस्टांस में 50% है, यानी एक दिन, सिंगल दिन, किसी सिंगल दिन में वो 100 करोड़ तक भी वो 1 डे में पैसा उधार दे सकता है लोगों को, वो 1 डे में पैसा उधार दे सकता है लोगों को, ठीक है। एवरेज जो है ये 15 डेज का एवरेज होगा ना? हाँ, फोर्टनाइटली एवरेज है। नहीं, इसको आप और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी जो आपने बोला उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, वो ऐसे नहीं होगा, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक है, और कैनरा बैंक 20th ऑफ सितंबर को 200 करोड़ लेता है, और ये लेता है 20 से लेके 25 तक। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर वो 30th सितंबर को लेता है, 30th सितंबर को लेता है 300 करोड़। तो आप लोग जरा इसका एवरेज निकाल के दिखाइए मुझे। और 30th को लेता है और फर्स्ट को जमा कर देता है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? यहां पर उसने 5 डे यूज किया तो इंटू 5, यहां पर उसने 1 डे यूज किया इंटू 1, इसको ऐड कीजिए 1000 और इसको हो गया 300, यानी 1300 हो गया। अब मुझे आप बताइए इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 15 से 6 से डिवाइड कर दीजिए कितने? 10 से। सर 6 से होगा डिवाइड, 14 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब उसने अवेल कितने डेज किया,
6 days. हाँ, तो 6 डे से एवरेज निकलेगा इसका। तो 6 डे से आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। Okay. 5. ये 216 समथिंग आ गया। तो ये उसका एवरेज हुआ। और सिंगल इंस्टांस में देखा जाए तो कितना ले लिया उसने? 300 मैक्सिमम लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करना चाहें, मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बैंक जो है 200 कैपिटल वाला है, इसका टीयर 1 टीयर 2 200 कैपिटल है, तो बताओ क्या ये एलिजिबल था इस काम के लिए या नहीं था? सर एवरेज तो नहीं ज्यादा हो रहा है। नहीं यहाँ पे 100% वाले में तो वो फेल कर रहे हैं। दोनों फेल हो रहा है। देखो एवरेज उसका कितना आ रहा है? 216, वो भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और सिंगल इंस्टेंस में जो 250 सिंगल करोड़ हो रहा है। इंस्टांस वाला है वो भी गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी कैपिटल को 250 करोड़ कर दूं तब एलिजिबल है? 250 crore. यस सर। यस सर। हाँ है। देखो Eligible है। 100% एवरेज वाले में तो कोई एलिजिबल है नहीं। ये। और अगर मैं इसका 125% करता हूं तो 125% ये 300 से ऊपर आता है तो ये भी एलिजिबल है। को ऊपर से स्विच से बंद करेंगे डायरेक्ट। नहीं, हम बताएंगे कैसे बन के। सर इसमें लैंडिंग को इतना रेस्ट्रिक्टेड क्यों किया है? बताएंगे क्या होगा। बताते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्यों किया है, बताते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड इसके लिए किया हुआ है कि आप बैंकिंग कर रहे हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं और पब्लिक को लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास सॉर्ट ऑफ फंड हो गया। तो जब सॉर्ट ऑफ फंड होगा तो अपनी जो आपकी कैपिटल लगी है, आपकी सपोज ये 10,000 करोड़ कैपिटल लगी है, 10,000 करोड़ के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं मनी मार्केट में मनी बोरो करने। तो जितनी आपकी कैपिटल है उससे ज्यादा तो आप ला ही नहीं सकते कहीं से, इसलिए उसको 100% एवरेज पे कैप किया। लेकिन सिंगल डे में एक इंस्टांस में आप कभी कभी 125% तक भी परमिट कर रहे हैं बैंक, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी गड़बड़ ना हो जाए और बैंक मतलब मार्केट में उसका रेपुटेशन ना खराब हो जाए। तो इसलिए आरबीआई ने एक मार्केट बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉल मनी मार्केट। वहां पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक में देखिएगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको परमिशन क्या है। कोऑपरेटिव बैंक ले बोलता है आउटस्टैंडिंग बोरोविंग ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट ऑन ए डेली शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट। यहां ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिपॉजिट। तो यहां पर अगर हम कोऑपरेटिव वाला स्ट्रक्चर ले लें तो यहां पर वो है एग्रीगेट डिपॉजिट। एग्रीगेट डिपॉजिट का ओनली 2% तक वो बोरो कर सकते हैं। और क्या बोला इसने, ये जो एग्रीगेट डिपॉजिट लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा? एंड मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और बोरो लैंडिंग की बात करें तो नो लिमिट, यहां पर नो लिमिट। इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर लैंडिंग में नो लिमिट है, वो अपना सारा पैसा क्या कर सकते हैं, अपने जो डिपॉजिट का सारा पैसा मनी मार्केट में लगा सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, ये तीनों जो कोऑपरेटिव बैंक हैं ये अपना सारा पैसा कहाँ लगा सकते हैं? मनी मार्केट में ले जाके लगा सकते हैं, लोग ले सकते हैं इससे पैसा। और इस मार्केट में कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है, इसमें सब बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आपका जो ये आरआरबी हो गए और प्राइमरी डीलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा वो चाहे तो बोरो करवा सकते हैं अपना, ठीक है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए।
सर हम्म सर कोऑपरेटिव बैंक और जो नेशनलाइज्ड बैंक है इसमें जो भी स्ट्रक्चर अभी जो दिया गया है मतलब सेम क्यों नहीं है दोनों का भी? क्या नहीं है? दोनों का स्ट्रक्चर जो है लेंडिंग का जो अच्छा अच्छा, सेम बताता हूँ, क्यों नहीं है? बताते। सर एक चीज और है, हाँ कोऑपरेटिव बैंक जब लैंड कर रही है नो लिमिट, तो हाँ। मतलब उसका कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? मतलब कितना भी वो लैंड कर सकती है इसमें, और मैं मनी बताता हूँ, कुछ नहीं। देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट आता है वो किन का आता है पहले समझिएगा बात। कोऑपरेटिव बैंक में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं उनके मेंबर्स का शेयर डिपॉजिट होता है, वन। सेकंड, गवर्नमेंट की जो सरप्लस फंडिंग होती है जो किसी भी पर्पज के लिए उनके पास रखी होती है वो कोऑपरेटिव बैंक में होती है। थर्ड, नाबार्ड के पास जो डिपॉजिट होता है वो कोऑपरेटिव बैंक में आता है। तो ये जो सरप्लस मनी है, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये सरप्लस मनी आइडल नहीं पड़ी रहे, जिनको नीड है उनको मिले, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक बहुत बल्क में कॉमर्शियल लैंडिंग नहीं करते हैं, तो अपना पैसा वो रखे थोड़ी रहेंगे। उस पैसे को उन्हें कहीं ना कहीं सिस्टम में लाने के लिए ये मनी मार्केट का एक रास्ता दिया हुआ है कि आप अपना पैसा यहां दीजिए, यहां से कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या कोई भी बैंक आपसे जो मनी ले जाएंगे, वो मनी ले जाके क्या करेंगे बताइए जरा आप लोग? तो लैंड लैंडिंग करेंगे, करेंगे, लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। करेंगे। और लैंडिंग करवाना क्यों चाहता है आरबीआई? ताकि कुछ प्रॉफिट हो सर, उसका जो आइडियल लिक्विडिटी प्रॉफिट नहीं होना, लिक्विडिटी ठीक है। लिक्विडिटी बनी रहे नहीं मार्केट। अच्छा नहीं लिक्विडिटी बैलेंस नहीं आवाज नहीं आ रहा। नहीं, सर इक्विलिब्रियम की वजह से कि नहीं इक्विलिब्रियम में तो आते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आरबीआई क्यों चाहता है लैंडिंग हो? आरबीआई क्यों चाहता है लैंडिंग हो? सर मार्केट में मनी फ्लोट होनी चाहिए। हाँ मतलब फ्लोट तो हो रही है मार्केट में, लेकिन क्यों चाहता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल। सर इकोनॉमी ग्रो करती रहे। हाँ, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यही सर कॉमर्शियल बैंकों को क्यों रेस्ट्रिक्शन रखा है? मैंने पिछली क्वेश्चन यही पूछा था आपसे। हाँ मैं वही वहाँ बताता हूँ। 25% 50% रखा है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ऐसा दोनों में। कोऑपरेटिव बैंक सॉफ्ट लोन कॉर्नर हो जाएंगे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, तो एक जगह रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा। हाँ जरा बताइए आप, ये मीना जी का आंसर दे रहा हूं मैं। मीना जी का आंसर सुनिएगा आप लोग। ये कहते हैं कि लैंडिंग में लिमिट क्यों रखी है? सिंपल सा आंसर, कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग करेंगे तो कहां करेंगे? आरबीआई कहां लैंडिंग करवाना चाहता है? पब्लिक को। पब्लिक को। और ये क्या है? ये मनी पब्लिक की मार्केट। मार्केट है। इन्वेस्टमेंट पर्पस है। वो कई बैंक क्या करेंगे, पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे 0% 3% पे और मनी मार्केट में लगाते जाएंगे, नैरो बैंकिंग करने लग जाएंगे वो लोग। ठीक सर, अपना प्रॉफिट बनाएंगे। हाँ अपना प्रॉफिट बनाएंगे विदाउट रिस्क। बिल्कुल सर। इसलिए शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पे लैंडिंग में रेस्ट्रिक्ट किया गया है और बोरोविंग में पावर दी गई है कि आप बोरो कर लो। तो इसका मतलब बोरो जो करेगा बैंक वो कहाँ जाके बांटेगा? पब्लिक में बांटेगा, कॉमर्शियल बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक हमेशा सरप्लस डिपॉजिट में रहते हैं, मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में हूं ना, तो मतलब करोड़ करोड़ रुपए जो है लोग एफडी बना के रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं 400-500 करोड़ एक एक छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, और उसमें से वो 60% डिपॉजिट एसएलआर में कर देते हैं, यानी पब्लिक को लोन देने के लिए उनके पास है ही नहीं जुगाड़ कुछ, जबकि कॉमर्शियल बैंक हमेशा शॉर्ट ऑफ फंड रहते हैं। ये तो सब एक तरह से चाल है। चाल है।
सर हाँ किस चीज की चाल? सर मेरा और एक सवाल है। सरकारी बैंक को डाउन करने के लिए सर, अगर तो मनी मार्केट में एक लगाएंगे बात तो ज्यादा हम बताइए। प्रॉफिट खाएंगे नहीं सर। नहीं, सुनिए सुनिए, प्लीज साइलेंट रहिए। जी जी। ये बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया गया था, इसका कोई आंसर दे सकते हैं? ताकि भरोसा बढ़े लोगों का। नहीं टारगेट नहीं, सर, टारगेट ग्रुप को, हाँ। मतलब जो गरीब लोगों को फाइनेंस हो सके। मतलब इसका नेशनलाइज करने का मतलब था कोने कोने तक बैंकिंग फैसिलिटी मिले, और बैंकिंग फैसिलिटी का मतलब ये थोड़ी सेविंग बैंक खोलना है केवल। अगर उसे क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो मिले। फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज में, केवल बैंक खोल बचत खाता बैंक नहीं खोलना है। ठीक है सर मेरा एक सवाल है। हाँ। सर जो DIC GC का जो इंश्योरेंस है, FD अगेंस्ट जो 5 लाख का कवर मिलता है, तो मेरा कंसर्न ऐसा है कि 5 लाख का कवर ही क्यों है? अगर सपोज कोई 1 करोड़ या फिर कुछ ज्यादा अमाउंट की भी FD बनाता है, उसे भी कुछ, अगर इसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन 5 लाख का ही कवर क्यों है? उसके मतलब कुछ प्रोपोर्शन 80% 90% क्यों नहीं है? ठीक है, जो बहुत जिसको बैंकिंग एक्सेस नहीं हो पाई थी और वो चाहता था मैं थोड़ा सा पैसा डिपॉजिट करूं, अगर हम लोअर कैटेगरी के लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो बैंक में कभी आएंगे नहीं। और बैंकों में जो डिपॉजिट होता है वो P सेगमेंट में रिटेल कस्टमर का सबसे ज्यादा होता है, तो उनके घरों में पैसा ब्लॉक ना हो जाए, उनको सिक्योरिटी पहले देनी है हमें। और जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं, अगर किसी ने 5 करोड़ की FD करी है तो इसका मतलब उसकी जो अपनी हैसियत होगी वो 10 करोड़ की होगी। लेकिन किसी ने 5,000 की FD करी है, हो सकता है उसके पास 100 रुपए नगद नहीं होंगे, सिर्फ 5,000 कहीं से इकट्ठे करके उसने FD कर दी, और मैच्योरिटी पे उसको FD नहीं मिले तो वो बैंकों की तरफ टर्न अप होना छोड़ देगा। और कॉर्पोरेट जो डिपॉजिट करते हैं वो तभी करते हैं जब उसका वो यूज खुद नहीं कर पाते हैं। जी सर लेकिन जो अभी बड़ा अमाउंट का FD 50 लाख का भी बना लिया, तो उससे मतलब खाली कुछ, सपोज अगर बैंक को कुछ दिक्कत आती है तो उसे तो कवर तो खाली 5 लाख ही मिलना है, 50 लाख की भी FD रही तो 5 लाख तक ही है। हाँ। अच्छा अब तो आप सुनो, मतलब इसका भी आंसर मुझसे लीजिए आप। देखिए 50 लाख की FD बना दी उसने, तो गवर्नमेंट चाहती है कि 5 लाख तक तो इंश्योरेंस है, वो 45 लाख की FD नहीं बनाए, क्या करे उस पैसे का बताइए? बिजनेस में लगाए, मार्केट में बिजनेस में लगाए, शेयर मार्केट में लगाए, इक्विटी में लगाए, जॉइंट वेंचर में लगाए। छोटे आदमी से पैसा इसलिए लेती है कि वो घर में रख के वेस्ट करेगा उस पैसे को, और उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया। तो घर घर में जो पैसा है 100 रुपी 500 रुपी वो बैंक में आ जाए, और बैंक का काम है लेंडिंग करना। ठीक, जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे एक्सपेक्ट करती है कि आप खुद इन्वेस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट बनिए आप, मतलब केवल बैंक में FD करके इंटरेस्ट मत करिए, आप वेंचर कैपिटलिस्ट बनिए। ठीक है, ठीक, पैसे को ब्लॉक करके मत रखिए। हाँ, पैसे को ब्लॉक नहीं करना है। इसको इकोनॉमिक टर्म में जो ABM वाले बच्चे बैठे हैं, पैसे को जल्दी से मार्केट में लाना को क्या बोलते हैं? जो मनी है, मनी का मूवमेंट बहुत ज्यादा जिस कंट्री में होता है उस कंट्री की GDP बहुत अच्छी होती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो मनी जितनी जल्दी जेब से खाली होके मार्केट में वापस जाएगी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी मनी कितनी स्पीड से चलता है आपके कंट्री में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में वेलोसिटी ऑफ मनी कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, इंस्टेंट होता है। जैसे ही आपने IMPS किया उसके पास पहुंचा, उसने तुरंत IMPS किया अगले के पास पहुंचा, उसने तुरंत IMPS, तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी है। लेकिन अगर हार्ड कैश होता है, तो अगर आपको 5,000 रुपए किसी को देने जाना है, पता लगा सुबह निकले घर से आप और शाम तक जाके उसको 5,000 रुपए दिए, उस नाइट में वो 5,000 रुपए उसने अपने पास रख लिए,
अगले दिन वो उठ के गया, फिर जाके या 2 दिन बाद गया, 5 दिन बाद गया। तो जिस कंट्री की वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है। और एक चीज और कि जो कंट्री जहां पे बैंकिंग सिस्टम अच्छा है उसकी जीडीपी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। ठीक, चलो अब थर्ड पॉइंट आता है प्राइमरी डीलर। अब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखिएगा जरा कि प्राइमरी डीलर को सुपर पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? सुपर पावर। अप टू कितने परसेंट दे रखी है? देखिए 225। बैंकों को 100% पे रेस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पे 225 तक ले गया। इट मींस कि अच्छा पीडी बोरो करके क्या करेंगे ये बताइए। चलो अच्छा गवर्नमेंट को देते हैं, आप कल बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे, सिक्योरिटीज हाँ, खरीदेंगे। वो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और गवर्नमेंट को सबसे जल्दी पैसा पीडी से मिलता है क्योंकि पीडी जो है, पीडी को अलाउड किया हुआ है गवर्नमेंट से बल्क सिक्योरिटी परचेज करने के लिए। तो उनकी लिमिट उन्होंने कितनी कर रखी है? 225%। लेकिन 225% किसकी है? नेट ओन्ड फंड की। जितना उनका अपना फंड है उसका 225% तक वो बोरो कर सकते। मान लिया उनके पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ वो हो गया प्लस 225% और बोरो करके तब वो गवर्नमेंट के पास जाके उनसे क्या ले सकते हैं? सिक्योरिटी, और उसको बल्क में वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई पीडी के पास सरप्लस है मान लिया, तो सरप्लस में क्या बोला उसने? 25%। पीडी को देखो यहाँ लिमिट कम दे रखी है। सर ऐसे गवर्नमेंट क्यों? जो जैसे बैंकों को दे रखी है वो कितने परसेंट दे रखी है? बैंकों को 50%। 25% और 50% दे रखी है जी और पीडी को केवल 25 दे रखी है। यानी पीडी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तुम मनी मार्केट में जमा करने मत जाओ, तुम मनी मार्केट से लेने जाओ, क्योंकि वो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं आगे जाके। ये 25% जो है सर गवर्नमेंट के लिए नहीं है, अलग के लिए है जो गवर्नमेंट के लिए आप बोले थे डिपॉजिट करता है पीडी जाके गवर्नमेंट को देता है, ये 25% में गवर्नमेंट में नहीं आती ना, ये तो मनी मार्केट मनी में मार्केट। जाके कर रहा है। ओके ओके गवर्नमेंट को पैसा चाहिए वो मनी मार्केट थोड़ी आती है। ओके गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है वो अपने ट्रेजरी बिल या बॉन्ड या डिबेंचर या कुछ भी ऐसा निकाल करके पब्लिक से मांगती है और पब्लिक डायरेक्ट नहीं करती है, वो पीडी के थ्रू करती है। तो इसलिए पीडी को वहां पे ज्यादा वो परमिशन दे रखी है। सर पीडी का नेट ओन फंड वही तो होगा, कैपिटल या कुछ और टाइप का फंड भी हो सकता हाँ है इसके वही पास। कैपिटल ही के, उनकी अपनी Capital हैसियत, ओके जो उनका अपना फंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ टीयर 1 टीयर 2 क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं उनके लिए कैटेगराइज है। बाकी पीडीज के लिए जो उसके पास पैसा उसने अपना लगा रखा वो नेट ओन फंड है। ठीक है, आरआरबीज का भी दिखा दो सर, आरबीआई की साइट पे जाकर के ना, ताकि उसका भी पता चल जाए। आरआरबी का क्या परमिशन? नहीं हाँ, उनको कितनी बोरोइंग और ये लैंडिंग है ना है जैसे तो नया है। ये बैंक को यहाँ शामिल है, सारे बैंक सारे यहाँ अच्छा शामिल है। इसमें आरआरबीसी में आ जाएगा नहीं? हाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरआरबी में नहीं आएंगे क्या? ओके 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 आरआरबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में तो आते हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, वो यहाँ आ जाएंगे और कोऑपरेटिव बैंक यहाँ आ जाएंगे और पीडी यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर सर पीडी का जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो वर्क करते हैं उसका जो अभी कोई मतलब एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो कौन सा हो सकता है? आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। एक तो उन्होंने बोला स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर और दूसरा बोलते हैं वो बैंक प्राइमरी डीलर। तो ये लिस्ट है उनकी, जैसे आईसीआईसीआई ने अपने आप को क्या किया हुआ है, अपने आप को एज ए प्राइमरी डीलर रजिस्टर्ड करा रखा है। अच्छा ठीक है, मॉर्गन स्टैनले प्राइवेट लिमिटेड, नेमुरा, ये सब जो है, पीएनबी गिल्स लिमिटेड, एसबीआई, डीएफएचआई, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर। तो इन्होंने क्या कर रखा अपने आप को? अच्छा इधर देखो, बात करते हैं बैंक प्राइमरी डीलर। अब बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब इसका मतलब दोनों का फर्क समझिएगा कि यहां पर एक नाम आया था पीएनबी गिल्स लिमिटेड, आया था ना जी ये जो पीएनबी गिल्स लिमिटेड इसने अपनी सब्सिडरी खोल रखी है, लेकिन कैनरा बैंक
हमने विदाउट सब्सिडरी प्राइमरी डीलर लाइसेंस ले रखा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? सर स्टैंड अलोन और हाँ बैंक वही बता रहा हूँ। देखो, जो बैंक ने सब्सिडरी नहीं बना रखा है वो तो बराबर। बैंक इटसेल्फ लाइसेंस ले रखा है प्राइमरी डीलर, राइट। और जिसने सब्सिडरी बना रखा है उसने सब्सिडरी के थ्रू काम किया, जैसे पीएनबी गिल्ड्स, जी, वो स्टैंड अलोन हो एसबीआई, गया। डीएचएफ, डीएफआई करके। ठीक है, आप इस साइड देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में बैंकों के नाम है, बस डायरेक्टली डायरेक्ट बैंक उसमें कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन सर बैंक। सर हाँ सर सर स्टैंड अलोन का तो ठीक है, जो बट जो बैंक जो प्राइमरी डीलर है, मान के चलिए हाँ। कनारा बैंक का प्राइमरी डीलर है, एक हाँ। तरफ हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक 100% ले सकता है, 125 एक डे में ले सकता है, और हाँ। उसी साइड में कनारा बैंक अगर प्राइमरी डीलर है तो उस केस में हाँ। क्या हो सकता है? मतलब हाँ, कम होगा। 225, कम होगा, नेचुरली कम होगा। तो उसमें 225 लेगा या क्या लेगा वो? नहीं, ये यहाँ पे कैनरा बैंक ऊपर वाले स्लॉट में आ गया 125 और 100 वाले में, और ये जो पीएनबी गिल्ड्स है ये 225 में। चलो अच्छा, एक छोटा सा आंसर दीजिएगा, छोटा सा आंसर दीजिएगा। केनरा बैंक ज्यादा बोरो कर सकता है या पीएनबी गिल्ड्स? पीएनबी गिल्ड्स? नहीं पीएनबी गिल्ड्स नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है कैपिटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैपिटल कैनरा बैंक की ज्यादा होगी या पीएनबी गिल्ड्स की ज्यादा होगी? कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक की बहुत ज्यादा होगी सर। एज अ बैंक कैनरा बैंक जो है वो अलग, जो परसेंटेज है वो उसको अलग तय होगा, और जो पीडी का जो है वो अलग से स्ट्रक्चर है, तो वो अलग से मतलब दोनों तरीके से ले पाएगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं होगा। आप देखिए, लिस्ट देखिए, ये लिस्ट देखिए, इसमें इस राइट हैंड साइड में जो बैंक लिखे हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखे हुए हैं। देखो सर, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी एक एज अ नेशनलाइज बैंक करके काम करेंगे, तो उसके बोरोइंग के जो भी स्ट्रक्चर है वो यूज करेगा, और एज अ पीडी जो रजिस्टर करे है वो अलग से काम करेगा। हाँ, वो अलग से काम करेंगे। वो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यही तो है। देखिए, या तो जैसे मैं बात करूं, केनरा बैंक इसमें से 1 2 3 में से कौन सा होगा बताओ? 1 में आएगा सर। वैसे तो 1 में आएगा। 1 and 3 नहीं होगा। पीएनबी गिल्ड्स कहाँ आएगा? पीडी में आएगा सर। 3 में आएगा, लेकिन पीएनबी 1 में आएगा। हाँ पीएनबी 1 में। पीएनबी तो है ही नहीं ना। पीएनबी गिल्ड्स 3 में आएगा सर। हाँ, पीएनबी तो गिल्ड्स ने बना दिया ना अपना, पीएनबी ने तो गिल्ड्स बना रखा है, तो पीएनबी नहीं कर रहा है इस काम को, पीएनबी गिल्ड्स कर रहा है इस काम को। सर एक हाँ। क्वेश्चन था। हाँ। सर आप जैसे बोले कि कैनरा बैंक 1 में आएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और उसमें हाँ। कुछ 10 20 25 या कुछ लिस्ट थे, तो उसको छोड़ के भी इंडिया में बाकी सारे बैंक हैं। तो अगर कोई बैंक एज ए पीडी रजिस्टर करता है तो उसको आप बोल रहे हैं कि पीडी का जो 225 पे एक्सेस होता है वो नहीं मिलेगा। अगर जिस मतलब ठीक पॉइंट समझ गया। मुझे यहाँ थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन ये है कि जो हम ये लिस्ट देख रहे हैं, करेक्शन ये है कि ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये 2 लिस्ट है ना यहाँ पे जी, ये दोनों 3rd नंबर पे आएंगी। नहीं पकड़े मेरा पॉइंट? हाँ, हो गया सर, हो गया। सर फिर उस केस में जो अदर बैंक है, हाँ, वो अदर बैंक 1 नंबर में आएंगे। सर ठीक है, तो उस केस में सर कैनरा बैंक का नेट ओन फंड क्या बनेगा? 225। कैनरा बैंक का नेट ओन फंड जो प्राइमरी डीलर है तो 225 बनेगा। नहीं, वो तो बोरिंग कैपेसिटी हो गई, बट वो जो नेट ओन फंड जिसके ऊपर वो 225 ले सकता है वो क्या बनेगा? उसकी अपनी कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो भी होगी। हाँ, बैंक की कैपिटल जो होगी। तो मतलब टायर 1 टायर 2 का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आना है ना, पीडी के मामले में नहीं है। अच्छा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीडी है सर क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा भी है सर। ऐसा तो नहीं कि उसने पीडी के मामले में अपना अलग से कैपिटल रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइसेंस ली हुई है। ये भी एक पॉइंट आपका जेन्युइन लग रहा है। जैसे आरआरबी होते हैं वैसे देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा उसका लाइसेंसिंग रजिस्टरिंग वो देखना पड़ेगा क्या फिर वो उसने हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो लिस्ट बनी हुई है वो लिस्ट केवल 20-25 लोगों की है। ये जो लिस्ट है
20 के आसपास लोग हैं। तो इसका मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग अपने एज ए बैंक काम कर रहे हैं जी और कॉल मनी और नोटिस मनी में उनको एज ए बैंक भी परमिशन है, एज ए बैंक भी परमिशन है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कैनरा बैंक एज ए प्राइमरी डीलर अलग तरह से काम कर रहा है और कैनरा बैंक एज ए शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अलग तरह से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जहां तक पीएनबी गिल्स की बात है सर, तो पीएनबी प्राइमरी बैंक्स में आ जा रहा है, नेशनल कमर्शियल बैंक में आ जा रहा है पीएनबी, हाँ सिर्फ पीएनबी। और पीएनबी गिल्स तो अपना भी कुछ फंड वो तो गिल्स पीडी के है ही। साथ रखा है। हाँ, सब्सिडरी बनेगी तो कैपिटल जी तो होगा ना उसके पास कुछ, होगा। ठीक है। ठीक सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है टर्म मनी की, ठीक है। तो हमने कॉल मनी और नोटिस मनी का तो समझ लिया, अब आई बात टर्म मनी की। तो टर्म मनी के बताया था कि बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो इसका मतलब वो 14 डेज से ज्यादा यानी 15 दिनों से लेकर के 1 ईयर तक कर सकती है, ठीक है। और ये आमतौर पर, अब देखिए, टिपिकली टर्म मनी प्लेसमेंट रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ एंड प्लेसमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड आर नॉट येट वेरी कॉमन। तो आज इन्होंने बोला कि टर्म मनी में अधिकतर लोग 6 महीने तक ही लेते हैं, उससे लंबा लेते नहीं है, परमिशन 1 साल तक की है, ठीक है। इंटरबैंक मार्केट आर एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड आर द फर्स्ट टू सिग्नल एनी चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड द रिजल्टेंट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये अपना नोटिस मनी टर्म मनी का जो मार्केट है, इसमें जो इंटर बैंक मार्केट है, यानी केनरा बैंक चला गया पीएनबी से ले लिया, पीएनबी चला गया स्टेट बैंक से ले लिया, ये ज्यादा मूवमेंट करता है काम, क्योंकि कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है ना ये, तो ये ज्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे, ठीक है। On any particular day, the call money transaction reflect the liquidity available in the system. Interbank market is considered to be risk-free market. ये एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। Though in reality the banks do carry counterparty risk. वैसे तो रिस्क फ्री मार्केट है, लेकिन हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क रहता है। काउंटर पार्टी का मतलब सामने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, सामने वाला कोई भी है, चाहे वो बैंक भी है, तो लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा बनता है, लेकिन फिर भी बोलता है वो रिस्क फ्री जो है ये मूवमेंट होता है इसमें। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इंटरबैंक मार्केट कैरीज लोएस्ट रिस्क नेक्स्ट ओनली टू द सोवरेन रिस्क, यानी सोवरेन रिस्क सबसे कम होता है, उससे कम इंटरबैंक में होता है, उससे सबसे जो कम होता है वो होता है सोवरेन, यानी किसी कंट्री को जब हम लोन देते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्रोल में होती है, तो सबसे कम रिस्क वहां होता है। अगर हम बैंक टू बैंक देंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को देंगे तो रिस्क बढ़ सकता है, ठीक। Hence the interest rate prevailing in the interbank market constitute benchmark rate। और जो इंटरबैंक रेट तय होते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो कॉल नोटिस मनी में जो लोग पार्टिसिपेंट जा रहे हैं वो मनी को लेने जा रहे हैं वहां से, और मनी को लेने जा रहे हैं तो कोई रेट तय होगा। तो इस मार्केट में जो रेट तय होते हैं, फिक्स होते हैं, वो आपके बेंचमार्क रेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लोन एडवांसेस की रेट्स तय होते हैं फिर, ठीक है। द कॉल मनी रेट इज इंडिकेटेड बाय द ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक। तो कॉल मनी के जो रेट होते हैं वो ON माइबोर से फिक्स होते हैं। is the most widely accepted benchmark rate for floating rate debt paper and also for overnight interest। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो ओवरनाइट रेट का इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो, और ओवरनाइट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड होते हैं वो इसी बेंचमार्क रेट से उठाए जाते हैं। कौन से? मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट का जो ओवरनाइट रेट है उससे ही ये तय होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी इनवाइट्स surplus cash in money market after meeting the cash reserve ratio and SLR। तो जब आप SLR CRR, जब हमने कल भी बताया था कि जो आपका लोनेबल फंड है, इसी फंड से आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंटली द CRR, और ये तो कुछ नहीं, CRR इंपॉर्टेंट मॉनिटरी, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम जो हमारी JIB की बुक है उससे भी वो कर लेते हैं क्लियर।
हाँ, तो बात यहाँ आ रही थी कि ये जो पैराग्राफ है, तो CIB के जितने स्टूडेंट होंगे ये बात बहुत इजीली समझ गए होंगे। इसको आपको अब पूरा क्या नहीं करना है, इसको पैराग्राफ को पजल नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का स्ट्रक्चर GIB की बुक में अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है ट्रेजरी बिल? तो ट्रेजरी बिल होता क्या है? सबसे पहला, ट्रेजरी बिल किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड की, तो वो ट्रेजरी बिल फ्लोट करके उठाती है, ठीक है। 3 टाइप के हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, 3 टाइप के हैं। अब आपको अगर लेना है तो कैसे लेंगे? तो ओनली ए फ्यू इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल are allowed to participate in treasury bill auction on a non-competitive basis whereby full amount of security is allocated at the yield determined by। तो यहाँ पे समझिए, पहले तो बोलता है कि वो ट्रेजरी बिल हमेशा ऑक्शन बेसिस पे उठाए जाते हैं। पहला पॉइंट सुनिए, अगर आपको ट्रेजरी बिल चाहिए होगा, 10 पार्टिसिपेंट हैं, 10 लोग अपना ऑक्शन रेट बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन किस किस को? स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल को विदाउट ऑक्शन भी ट्रेजरी बिल उठाने का परमिशन है। तो उनके लिए अलग से कोटा है कि भाई वो अपना पैसा लेके आए, तो गवर्नमेंट ने पहले से तय कर रखा RBI ने कि 6.25 डिस्काउंटिंग रेट पे मिलेगा आपको। और ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंटिंग रेट में मिलते हैं। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या है? अगर आप 10,000 का ट्रेजरी बिल लेने जा रहे हैं तो आपको 9,950 रुपये जमा करना है, और आपने इसको 91 डेज के लिए दे रखा है, ऐसे समझ लीजिए। मैच्योरिटी फेस बिल में ही होगा, मैच्योरिटी 10,000 होगा जी। आज आप गवर्नमेंट को 9,950 दे दीजिए, गवर्नमेंट आपको 91 डेज बाद 10,000 रुपये देगी, यानी डिस्काउंटिंग वैल्यू पे होते हैं ट्रेजरी बिल का जो है डिस्काउंटिंग। अब ऑक्शन की बात करें तो आपने 9,950 लिखा, एक ने 9,940 लगा रखा है, तो RBI किसको देगा ट्रेजरी बिल? बताइए जरा। 9950 वाले को देगा, क्योंकि ज्यादा चाहिए उसे पैसा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो कि किस तरह से इसकी डीलिंग होगी, तो डीलिंग के लिए उसने बोला ऑक्शन कब कब होते हैं। अब ऑक्शन में देखिए इसमें कि जो 91 डेज वाला है वो तो एवरी वेडनेसडे को, और कौन सा वेडनेसडे को? जो फ्राइडे आता है उसका वेडनेसडे। अब इसको समझ लीजिए ये क्या मतलब है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं, इसी महीने की बात करता हूं, तो हमारा इस महीने में एक फ्राइडे जो है 15 को, एक 29 को है, यानी 1, 8, 15, 22, 1, 8, 15, 22, 29 ये फ्राइडे हैं, इस मंथ के फ्राइडे। कोई बता सकता है इसमें रिपोर्टिंग फ्राइडे कौन कौन से हैं? 15 and 29। बिल्कुल 29। ऐसा नहीं कि सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। 15 की लीव है सर, दशहरे की छुट्टी है, तब क्या होगा? 15 की लीव है सर, उससे पहले वाला है, बिल्कुल। अच्छा, थर्सडे को जाएगा। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल है कोर बैंकिंग जी, और नेट बैंकिंग भी है। हाँ। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो आप CRR किस पे मेंटेन करेंगे? वो तो उसी दिन छुट्टी नहीं होती ना, उस पर कोर बैंकिंग में छुट्टी होता है क्या? हाँ, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, तो आप जब 16 को आएंगे ना, तो मेंटेन आप 15 के हिसाब से करेंगे। ठीक है सर। जब मैनुअल होता था, तो उस दिन तो ताला लगा हुआ बैंक में, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर ऑल ओवर इंडिया ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो आप बैकडेट पे ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, आपको पर्टिकुलर डे, ये मेरे बैंक में एक गलती हो गई थी। वो गलती क्या हुआ था, वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट गलत उठा रहा है। तो जब मैं चेक करता रहा तो उसने क्या करा, छुट्टी के कारण पिछले लास्ट डेट की फिगर ले ली,
तब मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई एनईएफटी तो हो ही रहे हैं, तो आपके बैंक का बैलेंस तो कम ज्यादा हो जाएगा। तब उसने पूरे करेक्शन किए 14 दिनों के। गुड सर। ठीक है जी सर। तो मतलब सर ये 15 को ही जाएगा? हाँ 15 के बैलेंस का नहीं, अभी तो मैं कुछ और बात कर रहा था। हम ये बात कर रहे थे कि सीआरआर की रिपोर्टिंग कौन से डेट के बैलेंस से होगी, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी डेट ऑफ ऑक्शन की। तो 15 सर एक क्वेश्चन सर है, सीआरआर का जो रिपोर्टिंग डेट बताया है वो 15 से पहले वाला फ्राइडे या 15 ऑन और बिफोर 15? ऑन और बिफोर 15, ऑन और बिफोर, ठीक है। क्योंकि 30 डे होते हैं ना, 2 फोर्टनाइट होते हैं, एक मंथ में 2 फोर्टनाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा 15 से पहले वेडनेसडे कब आएगा? 13 पे। और 8 से पहले कब आएगा? 6 पे। 22 से पहले क्या आएगा? 20 पे। और इधर आएगा 27 पे। एग्रीड जी। तो जो 91 डेज वाला है वो आप किसी भी वेडनेसडे को ऑक्शन कर सकते हैं, और थर्सडे को आपको पेमेंट देना होगा, क्योंकि जिस दिन ऑक्शन होगा एग्री हो जाएगा शाम तक, आपको जो जैसी थर्सडे आएगा तो आपको पेमेंट देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पर उसका एक अमाउंट दिया हुआ है 6,000 करोड़ रुपए का। 91 डेज का जो ऑक्शंस होता है वो 66,000 करोड़ के अमाउंट का होता है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा वाला, ये समझने वाली बात है, वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो 6 और 20। हाँ इसको समझिएगा जरा, इसको मैं रेड कलर से लेता हूँ। ये जो 182 वाला है, तो नॉन रिपोर्टिंग कौन से? ये वाले, यानी दिस और दिस। एग्रीड जी। कि आपको जो 182 डेज का ट्रेजरी बिल अगर लेना हो तो आपको उसका ऑक्शन 6 ऑफ अक्टूबर और 20 ऑफ अक्टूबर को अवेलेबल होगा। और अगर आप ऑक्शन विन करेंगे तो आपको थर्सडे को पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये वाला होगा आपका कौन सा? 13 और 27। सॉरी 37 13 और 27, ये ठीक है। जी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा और देखिए यहाँ पे, द इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड एट ए डिस्काउंट प्राइस एट पार ऑफ 100, यानी उसका जो प्राइसिंग होती है 100 का आप डिस्काउंट प्राइस देंगे। सर मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट बैंक होते हैं उसमें उस बैंक का CAR का कोई लिंक तो होना चाहिए। अच्छा मतलब किसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस यस सर, यस सर। किसी का मान लीजिए नेगेटिव CAR आ गया, हाँ तो किस हिसाब से मतलब मिलेगा, कितना CAR में आपको परमिशन मिल सकती है, या कुछ ये ना जो कुछ आप है क्या? वर्ड बोल रहे हैं इसको दोबारा बोलिए, CAR बोल रहे हैं CRR बोल रहे हैं? सर CAR और CRAR तो एक ही होता है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या अलग अलग होता है? लिक्विडिटी एसेट रेशियो। CRAR की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। इससे कोई रिलेशन नहीं है, रीजन बताता हूं मैं आपको। CRAR जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को शो करता है, और वो है लोन की रिस्क टेकिंग, ठीक है। ये जो मनी मार्केट का जो ये कॉल और नोटिस मनी है, ये एक तरह का सिक्योर्ड मार्केट माना जाता है। इसमें लेने वाला और देने वाला वो प्रॉमिस अपने डिफॉल्ट नहीं करते हैं। CRAR का कोई लिंक इसमें नहीं होता है, सिर्फ अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी हैसियत बना रहे चैप्टर ही अलग है वो उन्होंने। सर मतलब इससे लिंक नहीं है बेसिकली। सर ट्रेजरी बिल्स जो है वो मतलब लेने का पर्पस क्या है और वो कब लिए जाते हैं? बताते हैं। देखो ऐसा है कि आपके पास
50,000 रुपीज है हाँ और 50,000 रुपीज हैं, तो 50,000 में आप उसको इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ 50,000 को इन्वेस्टमेंट करने के, अगर आप सबसे कम जानते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? एफडी में। एफडी में करेंगे। थोड़ा सा और जानते हैं तो कहाँ करेंगे इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम में करेंगे? आपको सिक्योर फंड में 3 महीने में पैसा चाहिए, डेट शॉर्ट फंड टर्म में। इक्विटी। डेप्ट। हाँ, डेट फंड में करेंगे। और अगर आप और जानते हैं अच्छा, तो आप ट्रेजरी बिल में करेंगे। रीजन क्या है कि ये जो डेट फंड होते हैं ये भी अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं और अपना खर्चा लेते हैं आपसे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं ना 0.25% समथिंग समथिंग। अगर आप सब कुछ खुद जानते हैं, आप खुद ही ट्रेजरी बिल में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन खर्चा देना नहीं पड़ेगा। हाँ, खर्चा नहीं देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। तो कई ट्रेजरी लोग बिल लेना शेयर मार्केट में सर। किसमें? ट्रेजरी बिल लेना शेयर मार्केट में। नहीं, ट्रेजरी बिल नहीं मिलेगा शेयर मार्केट। ट्रेजरी बिल में जहां शेयर मार्केट में यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा वाले लोग वापस पैसा ट्रेजरी बिल में भी लगाते हैं। जी जी। एक वो होता है म्यूचुअल फंड होता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, या उसको वो बोलते हैं इनकम फंड भी बोलते हैं, डेट फंड भी बोलते हैं। तो जितने इस तरह के म्यूचुअल फंड है वो अल्टीमेटली पैसा इन्हीं मार्केट में लगाते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ? और अभी हम और बात करते हैं इसमें, अभी ट्रेजरी बिल का चैप्टर चल रहा है। तो यहां बोला इट इज कोटेड इन द सेकेंडरी मार्केट ऑन ए यील्ड बेसिस विद ए मिनिमम ट्रेडेबल अमाउंट। यानी एक पॉइंट ये आया कि 25,000 से कम आप ट्रेजरी बिल नहीं ले सकते, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीम्ड एट पार वैल्यू विद द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस। तो एट पार वैल्यू का मतलब उसमें 10,000 लिखा हुआ है तो आपको 10,000 मिलेगा, लेकिन इनिशियली आपने कितना पैसा दिया हुआ है? 9950 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेजरी बिल को हम CIB के बुक में देखते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट वही है सेम, क्या कि 91 डेज ये और ये, ठीक है। द इंटरेस्ट इज बाय वे ऑफ डिस्काउंट, यानी उसमें इंटरेस्ट का मेंशन नहीं होता है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 10,000 का ट्रेजरी बिल है और इसको आपने 9,000 में लिया, कोई बता सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिला? 11%, 11.11 समथिंग। ये है आपका 364 वाला है। चलो मैं इसको एक 182 करता हूं, अब बताइए 182 में बताइए। तो डबल हो जाएगा फिर। हाँ, डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको 6 महीने में ही 1,000 का बेनिफिट मिल गया, ठीक है। 9,000 इन्वेस्ट करके 1,000 रुपीज मिल गया आपको 6 महीने में ही, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 2,000। तो 9,000 यानी 2,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 9,000। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना, लगभग 20%, 20-21% के आसपास आपको रेट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने कैलकुलेशन बता रखी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे उन्होंने 365 को डिवाइड किया 91 से, तो जितने का पीरियड आप लेंगे उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यील्डिंग क्या है 2.9%। तो ट्रेजरी बिल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आमतौर पर कम होता है, लेकिन रिस्क 0 होता है। FD में जो भी बात हो रही थी हमारी कि 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, बैंक डूब जाएगा, तो लेकिन ट्रेजरी बिल में आप 5 करोड़ का भी लेंगे तो भी पैसा पूरा मिलेगा, कोई डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी है ना इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और आया कि ट्रेजरी बिल की यील्ड कहां से बेंचमार्क लेते हैं। ये देखिएगा कि बेंचमार्क रेट जो है इसका होता है FIMMDA,
सर स्क्रीन से दिख रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रहा सर। अरे इतनी देर से बताया नहीं किसी ने मुझे। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और वो सामने नहीं दिख रहा तुरंत बताया करो। अभी आ गया? हाँ यस सर। हाँ तुरंत बता दिया करो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मुझसे। ठीक है, तो FIIMDA जो है वो आपका फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहां से उठाते हैं। ठीक है, कोलैबोरेट टू पब्लिश बेंचमार्क ट्रेजरी बिल yield for 1 week to 1 year based on the residual maturity T1 कैलकुलेशन। तो ये पब्लिश करती है, इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द ट्रेजरी बिल लाइक अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इज टू बी हेल्ड इन द SGL अकाउंट। ये गवर्नमेंट का SGL अकाउंट होता है, उसमें मेंटेन होता है। जितने भी पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट यानी RBI के साथ डील करते हैं वो लोग RBI के साथ एक SGL अकाउंट खोल के रखते हैं, उसमें शो होता है, जैसे डीमेट अकाउंट होता है ना, उसी तरह का SGL अकाउंट मेंटेन बाय बैंक विद द RBI थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर आल्सो नाउ परमिटेड टू द। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो और लोग भी हैं उनको भी परमिट कर दिया गया, वो भी RBI के साथ वो करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट सेटलमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल टेक्स प्लेस टू द CCIL। दो नाम आपको बार बार मिलते रहेंगे, हम अपनी क्लास में बार बार इनका नाम देंगे। एक है NPCI और एक CCIL। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटीज की बात आएगी तो सिक्योरिटीज का सेटलमेंट CCIL करता है और NPCIL किसका सेटलमेंट करता है? रेमिटेंस का। किसका करता है? रेमिटेंस का करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? NPCIL आपके सारे रेमिटेंस के सेटलमेंट करता है, लेकिन CCIL आपके सिक्योरिटी के सेटलमेंट करता है। ये दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलो अब रेमिटेंस सर किस चीज का है? रेमिटेंस किस चीज का सर? जैसे IMPS, NEFT, RTGS पेमेंट एंड अच्छा सेटलमेंट। ओके ठीक है, मोबाइल पेमेंट, ये सब NPCIL से होते हैं। अच्छा हाँ, एक नया अपडेशन है कि IMPS का लिमिट कितना हो गया? 5 लाख हो गई सर, 2 लाख से 5 लाख 5 लाख हो गया ना। 2 से लेके 5 लाख हो गया, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहीं आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा। एक साथ 5 लाख कर सकते हैं, फिर उसको वही 50,000 करके करना पड़ेगा? नहीं, एक साथ करो आप, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख है। पहले क्या 2 लाख था तो उसको 50,000 करके 50,000 करके करना पड़ता था। नहीं, इसमें मोबाइल के हो थ्रू जाता था। मोबाइल नहीं, इंटरनेट बैंकिंग में डायरेक्ट हो जाता, मैंने खुद किया हुआ है। मैं मोबाइल बैंकिंग। हाँ, मोबाइल बैंकिंग में लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम ये बढ़ा दिया आप। ठीक है, चलो आगे देखिए। हमने देखो, ये बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, ये शायद उसमें JIB की बुक में नहीं है, JIB की बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, क्या चीज है इसमें खास बात देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हैज डिसाइडेड टू इशू ए न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैश मैनेजमेंट बिल टू मीट टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट CMB इन इंडिया आर नॉन स्टैंडर्ड। अब देखो, नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर मैच्योरिटी लेस देन 91। तो आपने देखा था कि आपके पास ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के अवेलेबल है, लेकिन आपके पास 91 डेज से छोटा कोई भी ट्रेजरी बिल अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको 60 डेज के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है और आप एक बैंक है, तो आप क्या करेंगे? कहां से लाएंगे पैसा? कैश मैनेजमेंट बिल से सर। कम मनी से होना चाहिए। नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट मांग रही है आपसे पैसा। कम मनी ना सर, रेपो रेट। आप जाएंगे मनी मार्केट। हाँ, टर्म मनी में लेंगे ना उसको। मनी मार्केट में से कम मनी से उठा सकते हैं। ठीक है, यहां बात हो रही है अगर आपके पास सरप्लस है,
और सरप्लस है तो आप इसमें जा सकते हैं कैश मैनेजमेंट बिल में। ये गवर्नमेंट को अचानक जो जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये आपको अपने सरप्लस को इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका मिलता है। तो आप चाहें तो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो रिवर्स रेपो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो सीएमबी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। CMBS हैव द जेनेरिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेजरी। तो वही इसका मतलब क्या है, ये सेम ट्रेजरी बिल की तरह काम करता है। ठीक, क्या क्या फीचर है इसमें? द टेनोर, नोटिफाइड अमाउंट एंड डेट ऑफ इशू proposed cash management bill depends on the temporary cash management requirement of the government. However, the tenure will be less than 91 days. उससे कम रहेगा। Issued at discount to the face value, जैसा सेम ट्रेजरी बिल होता है वैसे ही काम करेगा। The announcement of the auction of the bills is made by the RBI India through separate press release। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन लाती है। इसके लिए कोई भी डे, जैसे उसके लिए थे ना वेडनेसडे को आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई डे वो नहीं है। जब भी वो लाएगी तो एक दिन पहले आपको नोटिस दे देगी कि कल हम ये ला रहे हैं, हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हैं। और इससे सेटलमेंट T+1 बेसिस में। T+1 का मतलब कि जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा उसके एक दिन तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। द नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग स्कीम फॉर ट्रेजरी बिल इज नॉट एक्सटेंडेड। तो नॉन कॉम्पिटिटिव वाली कौन सी बिडिंग थी, कोई बता सकता है? खाली जो गवर्नमेंट वाला और नेपाल गवर्नमेंट का जो था वो नहीं आ सकता। जो गवर्नमेंट ऑफ बैंक नेपाल है वो और स्टेट गवर्नमेंट को नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग मिलता, वो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। द बिल्स आर ट्रेडेबल एंड क्वालिफाई फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी। अब ये जो बिल मिलते हैं सर जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज मिलता है वो कुछ परसेंटेज के लिए मिलता है या पूरा का पूरा मिलता है? जैसे कभी कभी गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर उनको पैसा का बेनिफिट देना है तो वो लोग बिना कंपटीशन के गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सरप्लस फंड होता है कभी कभी। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन जो ट्रेजरी बिल का जो है पार्टिसिपेशन का क्लॉज है उसमें ओपन टू इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बिजनेस, म्यूचुअल फंड सबका है। तो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव आ जाएगा तो उसमें तो खाली स्टेट गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट लेके चला जाएगा, अपना तो टाइम नहीं आएगा। हाँ, तो वो अलग से इशू करती है ऐसा। वो जब ट्रेजरी बिल इशू करती है तो उसमें लिख देती है कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है। सर नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, वो प्रायोरिटी है उसमें क्या सर? हाँ, एक तरह से उनके लिए कोटा समझ लो। यस सर, यस सर। उनको भी बेनिफिट करना है ना। ओके सर। मतलब वो कॉमर्शियल काम नहीं करते, उनका पैसा एक फिक्स रेट पे उठा लेती है सरकार, मतलब RBI उठा लेता है। अच्छा सर। नहीं तो उसका पैसा कोई उठा ही नहीं, क्योंकि अब ICICI बैंक अगर लड़ रहा हो तो कितना ही गवर्नमेंट हो, ICICI बैंक का जो फंड मैनेजर होगा वो स्मार्ट होगा, वो खेल जाएगा, तो गवर्नमेंट का पैसा उठ ही नहीं पाएगा वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर द बिल्स आर ट्रेडेबल ऑन क्वालिफाई फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी, यानी जो जितने बिल्स हैं ये इस फैसिलिटी के लिए रेडी हैं। कौन कौन सा? रेपो के लिए, MSF के लिए, रिवर्स रेपो फैसिलिटी के लिए। इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज्ड बिल इज रिकॉर्ड एज द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय। अब इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, किसमें? कैश मैनेजमेंट बिल में, वो उसका SLR पर्पस के लिए अलाउ होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की। कॉमर्शियल पेपर से लास्ट एग्जाम में किसी को याद है कोई क्वेश्चन आया था? नहीं। कोई JIB वाला बैठा हो यहाँ पे? नहीं आया सर। नहीं आया था, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें से एक्सपेक्टेड रहता है कि एक छोटा क्वेश्चन कहीं से आ जाए। ठीक है। अब कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? तो जैसा कि इसका नेम है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब कॉर्पोरेट।
तो जो कॉरपोरेट होते हैं और खास कर से ब्लू चिप कॉरपोरेट कौन होते हैं? वो कॉरपोरेट जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहे होते हैं, उनके स्टॉक में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता और बहुत लंबे समय से अच्छा काम कर रहे होते हैं, ब्लू चिप कॉरपोरेट बोलते हैं। तो वो कॉरपोरेट इशू करना, और जो भी सिक्योरिटी इशू करता है, इसका मतलब उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पैसा लेता है और सिक्योरिटी इशू करता है विद में मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 7 डे टू 1 ईयर। ठीक है। अब कौन कौन है? कॉरपोरेट, प्राइमरी डीलर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू इश्यू अ कॉमर्शियल पेपर। किन किन को परमिशन दे रही है? एक तो कॉरपोरेट को और पीडी को और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब लोग क्या कर सकते हैं? कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? द सीपी इज गवर्न बाय द गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई एंड मार्केट प्रैक्टिस प्रेस्क्राइब्ड बाय द FIMMDA। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट आर, क्या होनी चाहिए? उनकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? A3। ठीक है। दूसरा, उन्होंने उनकी जो नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ, वो बिलो 4 करोड़ से नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 एंड अबव होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है द कंपनी शुड हैव सैंक्शन वर्किंग। तो वो जो भी यूज करेगा उसको कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल की लिमिट सैंक्शन होनी चाहिए। उसी से ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ, इसको शॉर्ट टर्म में मनी लेने और वापस करने का एक्सपीरियंस है, और उसका कोई भी अकाउंट सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अकाउंट स्टैंडर्ड क्लासिफाई होने चाहिए। जो कॉमर्शियल पेपर हैं वो 5 लाख या उसके मल्टीपल में इश्यू किए जाते हैं। ठीक। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस दैट बैंक्स earmark part of the available working capital limit of a corporate customer as a measure of credit enhancement so that the company would obtain required credit rating for issue of the commercial paper। तो बेसिकली वो कहते हैं जितने सीसी लिमिट वाले लोग हैं, अब वो उनको अपने वहां पे अपनी रेटिंग करा लेनी चाहिए, तभी वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। रेपुटेड कंपनीज विद ए साउंड बैलेंस शीट मे ऑब्टेन हायर क्रेडिट रेटिंग ऑन देयर own without such credit support। The total amount of CP proposed is issued should be raised within a period of 2 weeks from the date of which issuer opens the issuer। तो अब यहाँ पे एक बात आई, जब सब्सक्रिप्शन आता है, जब इसका सब्सक्रिप्शन आता है, उस सब्सक्रिप्शन में जब सब्सक्रिप्शन आएगा इसका, आपने अलाउ, आपको मिल गया मान लिया, तो आपको 2 वीक में वो फंड, वो पैसा उसको देके वो उठाना पड़ता है। ठीक है। सीपी मे बी इश्यूड ऑन ए सिंगल डेट और इन पार्ट ऑफ डिफरेंट डेट्स प्रोवाइड लेटर केस। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल डेट में इशू हो या वो कई डेटेड में इशू होगा। जैसे मान लिया 500 करोड़ का इशू हुआ, 100 करोड़ का आज इशू हो गया, 150 करोड़ का कल इशू हुआ, तो लेकिन ओवरऑल जो उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, लास्ट डेट एक ही होगी। क्योंकि सपोज कीजिए किसी ने 91 डेज का आज लिया, दूसरा वाला लेगा तो 90 डेज का, तीसरा वाला लेगा, तीसरे थर्ड डे में लेगा 89 डेज का, फिर 4th डे लेगा तो 88। क्योंकि अगर आपके 91 डेज का कॉर्पोरेट पेपर है तो किसी ने पहले दिन ले लिया और 50 करोड़ का ले लिया, दूसरे दिन ले लिया 100 करोड़ का, तीसरे दिन 200 करोड़ का और 4th डे में 300 करोड़ का, तो वो डेट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस होते जाएंगे, लेकिन लास्ट डेट उसकी एक, मैच्योरिटी एक ही होगी उसकी। ठीक है। और इसकी कोटिंग होती है, फेस वैल्यू 100 रुपीज पे होती है। ठीक। यहां पे कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। द इश्यूज ऑफ सीपी इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी किसी कॉर्पोरेट को अगर वर्किंग कैपिटल एडवांस बैंक से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंक से वर्किंग कैपिटल एडवांस लेने का मतलब है आपको काफी पेपर्स और वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है। वो उससे शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट में पैसा मिल जाता है। एज मार्केट इंटरेस्ट रेट आर लोअर देन
जो बैंक के रेट हैं उससे कम होते हैं। एट द सेम टाइम बैंक टेंड टू इन्वेस्ट इन सीपी थ्रू द ट्रेजरी एज, और बैंक जो है ट्रेजरी यानी ये कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करना पसंद करता है क्योंकि ये रिस्क फ्री जैसे ट्रीट होते हैं, शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। यील्ड ऑन सीपी इज हायर देन इंटरबैंक मनी मार्केट यील्ड। सीपी बीइंग ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, यानी उसका हमेशा मार्केट में डिमांड बना रहता है। सीपी के साथ, और सीपी का जो ट्रांजेक्शन का वो साइकिल है वो देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा, all the over the counter trades in CP shall be reported within 15 minutes of the trade। जैसी ट्रेड होगा तो आपको 15 मिनट में यहां रिपोर्ट करना। क्या है देखना, क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड एक वेबसाइट है, मतलब सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, उसमें आप इमीडिएटली इंफॉर्म करेंगे कि हाँ हमने ये ले लिया। द सेटलमेंट साइकिल ऑफ द ओटीसी ट्रेड द सीपी सेल, अब इसमें क्या सेटलमेंट साइकिल, T+0 और T+D। T+T का मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन, चाहे उसे 0 बोल दो या T+T बोल दो। बैकअप ऑफ सीपी, इश्यूअर कैन बाई बैक, सॉरी बाई बैक ऑफ। अब बाई बैक क्या होता है, बाई बैक का कॉन्सेप्ट समझिए। बाई बैक में क्या होता है, मान लिया आपने कोई सिक्योरिटी ले ली। सर रोक रहा हूँ मैं, इसमें T+0 एंड T+1 लिखा है मेरी बुक में। अच्छा 1 लिखा हुआ है जी सर। सर ये सेटलमेंट साइकिल एक बार समझा दीजिए सर फिर से। सेटलमेंट साइकिल समझाता हूँ, मेरा फोन आ गया था, कट गया था सर। कोई बात नहीं। सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपने सिक्योरिटी आज सबमिट कर दी, आपको पैसा कब मिलना है, तो जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका सेम डे पैसा मिलना होता है। कॉमर्शियल पेपर के लिए उन्होंने बोला T+0 यानी सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे तो मिलेगा ही मिलेगा। और शेयर का सेटलमेंट साइकिल बता सकते हैं कोई? इमीडिएट होता है। T+2 है सर। T+2 होता है उसका। T+2 शेयर जो सेटलमेंट होता है उसका T+2 होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी है कि जब आप सिक्योरिटी लेते हैं तो आपको कितने दिनों में पैसा दे देना है। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं और जो म्यूचुअल फंड होते हैं डेट वाले, उनका सेटलमेंट क्या होता है? T+2 होता है, 0 होता है उनका। मैंने बोला ना, डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए सेटलमेंट T+0 है, क्योंकि उसमें रेट कम होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको भी आप एक दिन डिले कर देंगे अगर, तो कहेगा इससे अच्छा तो शेयर में ही लगा लेता पैसा, जब 2 दिन बाद ही पैसा मिलना था मेरे को, ठीक है। अच्छा बाईबैक समझा था। बाईबैक में क्या होता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी ले ली और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उस सिक्योरिटी को वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में है ना 7 डे पॉलिसी, तो क्या है, इश्यूअर कैन बाई बैक द सीपी इश्यूड बाय देम टू द इन्वेस्टर बिफोर मैच्योरिटी। Buyback of CP shall be through the secondary market at prevailing market price। अब देखिएगा बाईबैक का मतलब सीपी जो है सेकेंडरी मार्केट में होगी, यानी आपने जिससे लिया था उसको वापस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले भी, यानी बिफोर मैच्योरिटी इसका पेमेंट हो जाता है। द सीपी शुड नॉट बी बॉट बैक बिफोर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 7 दिनों से पहले नहीं, क्योंकि उसमें पहली कंडीशन थी कि वो 7 से लेके 1 ईयर तक इशू होती है, ठीक। अब सीपी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं। फर्क क्या है इसमें देख लीजिएगा, इशूड बाय बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो था, जो कॉमर्शियल पेपर था उसके लिए 3 लोग थे, कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो सीडी है उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और बैंक 2 लोग बोले, पीडी के लिए नहीं बोला हुआ इसमें, ठीक है। क्या बोलता है, अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड। अनलाइक द डिपॉजिट रिसीट, सीडी इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसका बैंक टू बैंक कलेक्शन आप करा सकते हैं,
जनरली बियर्स इंटरेस्ट रेट हायर देन द रेगुलर, इसमें थोड़ा सा डिपॉजिट रेट ज्यादा होता है, बट इट इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव टू द बैंक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने किसी को सीडी इशू किया हुआ है 10 लाख रुपए का, तो उसमें स्टैंप पेपर लगेंगे। तो अगर स्टैंप पेपर लगेंगे तो इसका मतलब कॉस्टलियर पड़ा है, लेकिन इसका रेट जो होता है थोड़ा सा बैंकों के रेट से ज्यादा होता है, इसीलिए लोग इसको करते हैं। ठीक है। एंड जनरली रेटेड अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको अप्रूव करती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज सिमिलर है। क्या है? इसकी जो मैच्योरिटी होती है 7 डे से 1 ईयर तक होती है। ठीक है। और मिनिमम डिपॉजिट जो 1 लाख लिखा हुआ है, ये अब 5 लाख हो गया। ये अपनी बुकों में 5 लाख कर लेना। सीडी का मिनिमम डिपॉजिट और उसके बाद मल्टीपल जो है अब 1 लाख की जगह 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। FIs can however issue the CDs for a period of not less than 1 year and not exceeding 10 year। तो नॉर्मल में तो उसने बोला 7 to 1 year, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए उसने कहा 1 साल से कम इशू नहीं करेंगे और उनको 3 साल तक, 1 से 3 साल तक की परमिशन दे दी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों को नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। CD कैन बी इशूड आइदर इन द डीमेट फॉर्म और फिजिकल फॉर्म और प्रोमिसरी नोट। और ये वाला पॉइंट देखिए, मे बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। जैसे आपका कॉमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल होता है, सेम इसी तरह ये भी इशू होता है। बैंक हैव टू मेंटेन एप्रोप्रिएट रिजर्व अकाउंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR, SLR ऑन द इश्यू प्राइस ऑफ द CDs। ऑल OTC ट्रेड, अब देखो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, इश्यू प्राइस ऑफ CDs। अगर बैंक, सपोज कीजिए बैंक 10 लाख का CD इशू कर रहा है, तो ये 10 लाख का इशू कर रहा है, इसकी आगे जाके कुछ और मिलेगा, तो जितने में उसने इशू किया हुआ है उसके अगेंस्ट में उसे SLR और CLR मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑल OTC ट्रेड इन CP shall be reported within 15 मिनट। तो CP के लिए भी था कि 15 मिनट में आप वहां पे जो उसका सॉफ्टवेयर अलग था, इसका अलग है। इसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म ऑफ क्लियर कॉप। कंपनी का नाम एक ही है, F ट्रैक में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 15 मिनट। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ जरा बुक में बताइएगा। तो AITOT लिखा हुआ, ऑल इंडिया, कोई बुक में बताइए क्या लिखा हुआ? नहीं सर, सर ऑल OTC ट्रेड है। ऑल OTC जी, ऑल ओवर द काउंटर ट्रेड्स। ठीक है। इन CD shall necessarily be cleared and settled under DVP-1 mechanism through the authorized clearing house। तो अथराइज क्लियरिंग हाउस कौन सा है इसका? CCIL, सिक्योरिटी का ये करता है। ठीक है। अब एक बार जरा JIB की बुक में भी देखते हैं। देखो यहाँ पर आया सर्टिफिकेट डिपॉजिट आया, तो जो JIB की बुक है उससे भी कोरिलेट कर लीजिए। तो इसमें कौन कौन है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एक्सक्लूडिंग RRB लिखा है, तो ये भी RRB को अलाउड हो गया, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं वो बता रहे थे हम लोग RRB में काम करते हैं। ठीक है। लोकल एरिया बैंक एंड सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव परमिटेड। तो RBI ने जिसको भी परमिशन दे रखी है वो लोग इसको कर सकते हैं। 7 to 1 ईयर है। ठीक। और 1 की जगह इसको 5 कर दीजिएगा, 1 की जगह इसको 5 लाख कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। कॉमर्शियल पेपर में वही बातें हैं, 4 करोड़ की नेटवर्क को करना चाहिए, उसके पास वर्किंग कैपिटल हो और वर्किंग कैपिटल स्टैंडर्ड एसेट में हो। और कॉमर्शियल पेपर बिना जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनकी रेटिंग के बिना इशू नहीं कर सकते। जिनके पास JIB की बुक है, इसमें जो व्हाइट हमने काट रखा है, देखिए ये आपका लाइनें हट गया है और जो येलो लिखा हुआ है ये एडिशन हो गया है। ठीक है।
पहले इसकी रेटिंग एजेंसी P2 क्रिसिल लिखी हुई थी, लेकिन जो न्यू रेटिंग है वो A3 है, जो कि CIB के बुक में सही दे रखी है। ठीक, एक पॉइंट और आया, द मैच्योरिटी डेट ऑफ द CP shall not beyond the date of which the credit rating agency issued a value। अब देखो इसको पॉइंट को समझ लिया, अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग किसी पर्टिकुलर डेट तक है तो आपका CP उस डेट से आगे तक इश्यू नहीं हो सकता। ये बोला ना, डेट अप टू विच द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इश्यूअर इज वैलिड। एक पॉइंट और देखिएगा, ऑल FI कैन इश्यू CP within the overall umbrella limit fixed by RBI। Issue of CP together with other instrument, term money borrowing, term deposit, certificate deposit, intercorporate should not exceed 100% of its net owned fund। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना उसका नेट ओन्ड फंड है उससे ज्यादा की बोरोविंग वो इस मामले में नहीं ले सकता। CP may be issued to and held by कौन? CP कौन कौन करते हैं? इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी भी कर सकती हैं, अदर कॉर्पोरेट बॉडी भी कर सकती हैं, और इनकॉर्पोरेटेड इंडिया कंपनियां जो होती हैं, और अनइनकॉर्पोरेट बॉडी NRI, FII, ये सब लोग CP को जो है इश्यू भी कर सकते हैं और CP को रख भी सकते हैं अपने पास। सर CP में तो बायबैक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि ईश्वर का राइट है? इश्यूअर का राइट है? राइट है इश्यूअर का या एक्सेप्टर का? एक्सेप्टर का तो नहीं, ईश्वर कैन बायबैक द CP बोला है, तो ईश्वर का ये राइट है कि ऑप्शन है खाली सेकेंडरी मार्केट में ले रहा है? कैन का मतलब ऑप्शन है, राइट नहीं है। अच्छा, एक मिनट में दिखाता हूँ वो पॉइंट जो था ना आपका। इश्यूअर कैन है यहाँ पे। हाँ कैन ही है। हाँ, कैन का मतलब वो ले सकता है वापस। ऑप्शन है, राइट नहीं है। राइट नहीं है। इश्यूअर कौन है यहाँ पे बता सकते हैं आप? कोई भी कंपनी जो इशू कर रही है कॉर्पोरेट। हाँ, जो फंड ले रही है। हाँ, तो अगर कोई वो वापस उसको सिक्योरिटी देने आएगा तो कंपनी उसको पैसा वापस दे सकती है बिफोर मैच्योरिटी। हाँ, मैच्योरिटी पे तो देना ही है। सर यहाँ पे CIB का बुक में, हाँ ये सर, CIB यहाँ का पे- बुक है इस समय। हाँ CIB के बुक में सर CP में मिनिमम 5 लाख है, हाँ, और लेकिन CD में 1 लाख था, तो CD वो में भी 5 लाख कर लो, मैं बता तो रहा हूँ उसको। हाँ सर, नहीं वही बोल रहा हूँ, CD में भी 5 लाख ही होगा ना सर? हाँ, अब चेंज हो गया, अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले चेंज हो गया है। अब जो है दोनों में 5 लाख हो गया है। ठीक है, चलो और एक लाइन और रह गई है, इसको कंप्लीट करिए। तो इसका मतलब CP किस किस को इश्यू किया जा सकता है? चाहे आप ले लें उसको, कोई कंपनी ले लें, कोई कॉर्पोरेट ले ले, NRI ले ले, कोई कंपनी ले ले, FII ले, कोई भी ले सकता है। लेकिन इशू कौन कर सकता है? इशू करने में बैंक, प्राइमरी डीलर, और थर्ड कौन था? कॉर्पोरेट। ये 3 लोग इशू कर सकते हैं। However, investment by FII would be within the limit set for their investment by security। तो सेबी ने जो भी एक लिमिट फिक्स करी हुई है उससे ज्यादा का वो इन्वेस्टमेंट CP में नहीं कर सकता। कौन? FII। म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर डोमिनेंट इन्वेस्टर इन CP मार्केट। CP मार्केट में पैसा लगाते हैं। सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरबैंक ब्रोकिंग मार्केट बिटवीन इंस्टीट्यूशनल पार्टनर। तो सेकेंडरी मार्केट में ये इंटरबैंक की जो ब्रोकिंग एजेंसीज हैं वो आपस में उनके ट्रांजेक्शन्स कराती है। CPs आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू एंड मे बी डिटरमाइंड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इशूअर एंड इन्वेस्टर। तो वो उसमें क्या, डिस्काउंटिंग प्राइस का मतलब वही हुआ जैसे ट्रेजरी बिल में होता है, उसी तरह से होता है। ठीक है,
चलो, तो आज हमारा ये मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद रेपो इंस्ट्रूमेंट हैं, आरबीआई के अदर फंक्शंस हैं, फॉरेक्स की बात है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक दो क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। बैंकर्स हु अटेंड द क्लास फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेजरी बिल कैसे ले सकते हैं इंडिविजुअल, CDRRB इशू कर सकते हैं। हाँ, तो CDRRB इशू कर सकते हैं, मैंने बता दिया था कि CDF-RRB इशू कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको प्राइमरी डीलर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल यानी सप्लीमेंट नॉलेज को बढ़ाते हैं हम लोग। सर OTC का सिंपल फॉर्म क्या होगा, मतलब वो OTC मींस ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मींस मतलब you have to go to counter or some electronic mode। नहीं, काउंटर पे नहीं जाना है। हाँ, कि इसका मतलब होता है जैसे प्रेजेंट किया वैसे पेमेंट होना, मतलब उसकी डीलिंग, उसको ऑक्शन नहीं हो रहा है। ओके, मतलब सीधे रेट फिक्स है, आपने दिया और उसका डीलिंग हो गया। एक मिनट जरा, ये अब जो एडिशनल हम बात कर रहे हैं ये हमारे सिलेबस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता, लेकिन एक अच्छी कॉन्सेप्चुअलिटी को देता है ये। इसको देखते हैं, और जिसको देर हो रही हो वो क्लास छोड़ सकता है। जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट खोली आपके सामने, PNB गिल्ड्स लिमिटेड, दिख रही है वेबसाइट? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया आपका प्राइमरी मार्केट फीचर, ट्रेजरी बिल के बारे में आ गया। जिसको क्लास छोड़ना हो छोड़ सकता है, कहीं जाना जो ना चले जाओ। तो एक एडिशनल हम लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ देखो, हाउ टू परचेज गवर्नमेंट, ओपन अ डीमेट अकाउंट विद एनी डिपॉजिटरीज, कॉन्टैक्ट PNB गिल्ड ऑफिस एंड ब्रांच एड्रेस, obtain rates for purchase government, decide the government security to be purchased, obtain download application form, amount purchase government security payable to check, submit the application along with a check, PNB guilds would be ensure creditors security on the। अच्छा, यहीं पे एक चीज बताऊं मैं आपको, चलो एक फर्क दिखाता हूँ। फर्क दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है सर। यूजिंग ISD कोड टू एस्टिमेट शैडो पॉलिसी वगैरह वगैरह, और यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है, ये दिया होगा यहाँ पे। ये जो होगा ना, जिन लोगों ने इसका साइन अप किया होगा वो जब इसके अंदर जाते होंगे तो सारे मीनूज अवेलेबल होते हैं कि भाई यहाँ क्लिक करें, इस तरह से ना। ये इसका कभी लॉगिन जिसके पास हो वो जाके देख सकता है। ठीक है सर, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो अपना यहाँ पे एक लॉगिन बनाइए, साइन अप करिए इसमें, तब जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जरूर ऑप्शन आएगा कि कौन कौन से अवेलेबल है या नहीं है ना। और एक चीज और देखते हैं, ये जो हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव देख रहे थे ना उसमें, देखो ये है, इन ऑल ऑक्शन गवर्नमेंट इज अप टू 5% ऑफ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सेल विल बी अलॉटेड टू। तो इसका मतलब ये फिक्स है, कितने परसेंट फिक्स है? 5% फिक्स है नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए। और एक क्वेश्चन और आता है, ये जितने ऑक्शंस होते हैं वो इससे होते हैं, ई कुबेर से। आरबीआई का जो कोर बैंकिंग का सिस्टम है ना, उसको ई कुबेर बोलते हैं। जी। चलो ठीक है। एक ये YouTube में एफ ट्रैक की फुल फॉर्म पूछी हुई, बता सकते हैं एफ ट्रैक की फुल फॉर्म? एफ ट्रैक था ना, ये फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म। जी। फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म को एफ ट्रैक बोला हुआ है, और ये किसका है? क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड का है। ठीक है।